हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आज की बच्चे हमारी जो क्लास है वो रिलेटेड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। क्लास 10th का रिफ्लेक्शन हम कर चुके हैं स्फेरिकल मिरर से भी और प्लेन मिरर से भी और सरफेस के बारे में भी। तो आज स्टार्ट करते हैं हम रिफ्रैक्शन को और देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन में हमें क्या क्या चीजें करनी है। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। सभी जानते हैं कि जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसे चलती है लाइट? एक स्ट्रेट पाथ में चलती है। तो अगर वो स्ट्रेट पाथ में चल रही है, बीच में अगर कहीं कोई दूसरा मीडियम ला दिया जाए, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं कि एक ही मीडियम है, पूरी क्या है आपकी एयर है, आपका एटमॉस्फेयर है। तो इसमें जो रे ऑफ लाइट चलेगी वो कैसे चलेगी? एकदम स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर कोई एक आपने दूसरा मीडियम लगा दिया जिसकी डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी एक मीडियम से अलग है, हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो। तब क्या होगा? तो वो वाली कंडीशन जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और जाने के बाद में अपने पाथ से थोड़ा सा भटक जाएगी, मतलब जिस पाथ से जा रही थी वो उस पाथ से ना जाकर के थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सी भाषा में बोले, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अगर सिंपली अगर उसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। तो जरा समझिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो होता क्या है, डायरेक्शन में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। और जो डायरेक्शन में चेंज आता है वो किस वजह से आता है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू वन अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी, लेकिन यहां पर मीडियम की बात आ रही है, तो मीडियम कैसा होना चाहिए आपका? ओपेक होना चाहिए, सॉरी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। रिफ्लेक्शन में आपका ओपेक था, यहां पर आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वहां पर हमें क्या मिलेगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर ये हमने लिया है, ये हमने मान लिया ग्लास स्लैब है या ग्लास स्लैब ही है, ठीक है। ग्लास है, डेंसर मीडियम है, एयर है, रेयर मीडियम है। अच्छा, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम होते क्या है? तो रेयर मीडियम की बात करें, रेयर मीडियम उस मीडियम को बोलते हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो, और डेंसर मीडियम उस मीडियम को बोलते हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो। तो यहां पर रेयर मीडियम आपने क्या लिया है? एयर लिया है, और डेंसर में क्या लिया है? ग्लास लिया है। मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो एयर में स्पीड ज्यादा होती है। कितनी होती है? वो लगभग आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो किस में ज्यादा हो गई? रेयर में, यानी कि एयर में ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू ग्लास, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट क्या हुआ? यहां पर ये इंटरफेस है, ये किसका इंटरफेस है? ये रेयर और डेंसर मीडियम का इंटरफेस है। जब यहां पर आपने लाइट को इंसिडेंट कराया, और कैसे कराया है? ऑब्लिकली कराया है। ऑब्लिकली का मतलब एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल किससे किया है? सरफेस से। कितना एंगल बना रहा होगा सरफेस से? ये 90 डिग्री। नॉर्मल खींचते हैं, वो कितना एंगल बना रहा है सरफेस से? 90 डिग्री। तो यहां पर एक एंगल आई बना करके आपने एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया, ऑब्लिकली कराया है। अब स्पीड इस ग्लास में जाकर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जहां पर लाइट की स्पीड कम होती है वहां पर लाइट की क्या होती है? बेंडिंग हो जाती है। और बेंडिंग किधर होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट किधर बेंड कर गई? आपकी नॉर्मल की तरफ, ठीक है। ये आपका एंगल आई है और ये आपका एंगल आर है। एंगल आर यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, अब ये क्या है आपका? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहां हो क्या रहा है? यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो रे है ये कौन सी है आपकी? ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। इतना समझ में आ गई होगी कि ये वाली रे जो इस मीडियम में आई उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। अब फिर से एक इंटरफेस आया ग्लास और एयर का, यहां भी क्या किया? एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी। अब यहां पर जो रे ऑफ लाइट है वो कहां से कहां जा रही है? एक ग्लास से एयर में। तो ग्लास से एयर में जा रही है, यानी कि डेंसर से रेयर में जा रही है। फिर क्या होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। लेकिन अब जो बेंडिंग होगी वो किधर होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो यहां पर रे ऑफ लाइट क्या हो गई? दूर चली गई नॉर्मल से। तो नॉर्मल से दूर कब जाएगी? जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी। और रिफ्रैक्टेड रे या जो रे है वो नॉर्मल की तरफ कब बेंड होगी? जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आएगी। याद रखना, स्पीड अगर घट रही होगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, स्पीड अगर बढ़ रही होगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वही यहां पर आपको दिखाया गया है।
तो यहां पर अगर ये इंसिडेंट रे, मान लीजिए ग्लास नहीं होता, अगर ये ग्लास नहीं होता तो ये कुछ इस तरीके से आ रही होती है ना, और ग्लास की वजह से वो कुछ इस तरीके से आई है। तो इन दोनों में ये जो डिस्प्लेसमेंट आया, यानी कि जो रे ऑफ लाइट ऐसे जानी चाहिए थी वो थोड़ा पीछे से इमर्ज होकर आई है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम लेटरल शिफ्ट बोल दो या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल दो। ठीक है, क्या होगा, ये लेटरल शिफ्ट बोलेंगे या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। हुआ किसकी वजह से, ये हुआ है इस ग्लास की वजह से। ठीक है भाई, अब यहां पर जो ये एंगल बनेगा, जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ई, और जो रे ऑफ लाइट बाहर निकली उसे क्या बोलते हैं हम, इमर्जेंट रे। इसे शो करते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, इमर्जेंट रे बोलते हैं। इमर्जेंट रे हम उस रे को बोलते हैं जो रे अपने इनिशियल मीडियम में लौट के आ जाए। तो यहां पर रे ऑफ लाइट चली कहां से थी, रेयर से या एयर से, वापस कहां गई, वो एयर में ही आ गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे बोलेंगे। ठीक है, और जो एंगल है आपका एंगल ई, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। आगे देखो जरा, तो रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, और डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जैसा भी आपको बताया हुआ था। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी सभी को। आगे देखिए, अब यहां पर है क्यों लाइट रे जो होती है वो बेंड कर जाती है। तो मान लीजिए यहां पर एक ट्रैक्टर है, ये सीधा जाना चाह रहा था, लेकिन यहां पर आकर के क्या हो रहा है, इसकी स्पीड डाउन हो रही है, मतलब इसको ऐसे जाना है। अब ये रास्ता कैसा है, पूरा खराब है, तो इसे मालूम है रास्ता खराब है, तो ये क्या करेगा, ये उस रास्ते को चुनेगा जो शॉर्ट हो जाए। तो वो कैसे चला जाएगा, ऐसे जाना, इसको कैसे था, ऐसे जाना था। ठीक है, अब ऐसे इसको बहुत ज्यादा लंबा चलना पड़ेगा रास्ता, वो भी खराब रास्ते पर, तो क्या करेगा वो एक शॉर्ट पाथ ले लेगा। यही केस लाइट का होता है। लाइट इसलिए बेंड करती है क्योंकि लाइट को बहुत जल्दी से उस मीडियम को पार करना है। तो जब जल्दी से उस मीडियम को पार करना है तो वो कब कर सकती है, जब वो उस मीडियम में, कौन सा मीडियम है यहां पर, डेंसर मीडियम, उस मीडियम में जब वो शॉर्टेस्ट पाथ ले लेगी। तो बेंड जब होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो करती क्या है, वो शॉर्टेस्ट पाथ ले रही होती है। जैसे कि इसको अगर नॉर्मल मान लें, इसको अगर नॉर्मल मान लें और ऐसे जाना था, तो क्या कर गई, वो बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, आगे देखो, तो यहां भी वही कंक्लूजन दिया आपको कि रेयर टू डेंसर अगर जा रही होगी तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। डेंसर टू रेयर जा रहा होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और लाइट ट्रेवल स्ट्रेट जब कोई डेविएशन नहीं होगा, मतलब जब मीडियम ही चेंज नहीं हो रहा, या फिर मीडियम चेंज हो रहा भी होगा, लेकिन अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल से एंटर कर गई है, किससे, नॉर्मल से, याद रखना, तो उस कंडीशन में वो सीधी ही जाएगी बिना किसी डेविएशन के। इसका रीजन ये है कि स्ट्रेट लाइन जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है उससे शॉर्ट पाथ पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल में देखो, देखो जरा, मान लिया ये इंटरफेस है, ऊपर है आपका रेयरर मीडियम, नीचे है आपका डेंसर मीडियम। इसमें मान लो एयर है, इसमें मान लो ग्लास है। तो अब रे ऑफ लाइट सीधी जा रही है नॉर्मल से। तो आप जरा बताओ, क्या इस स्ट्रेट लाइन से कोई और शॉर्ट पाथ हो सकता है? तो आंसर है नहीं हो सकता, है ना। ये शॉर्ट जो आपका रास्ता, जो सीधी लाइन है, इसके अलावा कोई और शॉर्ट पाथ है क्या? मैं इसको ऐसे ले जाऊं, क्या मैं इसको ऐसे ले जाऊं, सारे लॉन्ग हो जाएंगे। सबसे शॉर्ट यही है। इसलिए जब रे ऑफ लाइट आपकी नॉर्मल से एंटर करती है, उस कंडीशन में वो सीधी निकल जाती है बिना किसी डेविएशन के। ये कौन सी, इंसिडेंट रे, ये कौन सी आपकी, रिफ्रैक्टेड रे। और इस कंडीशन में एंगल आई और एंगल आर दोनों कितने बन जाते हैं आपके? 0 बन जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो जरा। तो यहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बता रही थी? मैं बता चुका हूं आपको। क्या करती है वो? अपना बेंडिंग शो करती है। सीधी जानी चाहिए थी, थोड़ा सा क्या कर गई, बेंड कर गई। अब ये रिफ्रैक्शन जो है ये कुछ लॉ को फॉलो करता है। टोटल हमारे पास 2 लॉ हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ
जैसा रिफ्लेक्शन में था वैसा ही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सभी कहां लाई करते हैं? सेम प्लेन पे लाई करते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, ये तो कॉमन है दोनों में। लेकिन सेकंड लॉ हमें क्या बताता है? सेकंड लॉ का दूसरा जो नाम है वो स्नेल्स लॉ है। क्या है? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये क्या बताता है? ये बताता है कि साइन, याद रखना यहां पर क्या लेते हैं? इंसिडेंस के लिए भी और रिफ्रैक्टेड एंगल के लिए भी। साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर का रेशियो क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो साइन आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन आर के। किसके होता है? साइन आर के। और जब यहां से डायरेक्टली साइन हटा के इक्वल लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है आपका, और वो है एन। साथ में क्या आपके पास में? साइन आर। ठीक है, क्या है? साइन आर। तो यहां से जो n है वो n क्या है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर n की वैल्यू चाहिए तो साइन r कहां पहुंच जाएगा? साइन i के नीचे। तो ये वाला फॉर्मूला ऐसे बन गया। ठीक है, कांस्टेंट क्या है हमारा यहां पर? स्मॉल n। तो ये है आपका स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोल दो या दूसरा नाम इसका स्नेल्स लॉ बोल दो, क्योंकि ये लॉ स्नेल ने दिया था इसलिए इसका नाम भी क्या है? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है, याद रखना। आगे देखो, अब यहां पर कुछ बात की गई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर के। तो बात करें अगर आइस के बारे में, तो आइस में जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है? 1.31। कितना होता है? 1.31। ये क्या है? ये रेशियो है साइन आई का साइन आर के रिस्पेक्ट में। मतलब जो लाइट की बेंडिंग होगी वो किसके टाइम्स होगी? 1.31 के टाइम्स होगी। ऐसे ही डायमंड की बात करें तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। ठीक है, कितना होता है? 2.42। याद रखना इस चीज को। ये क्या है? इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। आगे देखिए जरा। अब यहां पर आपको एक फिगर दिख रहा है सामने। क्या दिख रहा है? कि एक पेंसिल को हमने क्या किया है? पार्शियली डिप किया है। मतलब कुछ पार्ट इसका कहां है? एयर में है, और कुछ पार्ट इसका कहां पर है? पानी के अंदर। तो यहां पर यह पूछ रहा है या ये बताना चाह रहा है कि जो रे ऑफ लाइट यहां से आएगी, ठीक है, वो क्या शो कराएगी आपको? बेंडिंग ऑफ पेंसिल। क्योंकि यहां पर भी क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। और जब रिफ्रैक्शन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। और अगर बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है तो इसका मतलब जो चीजें हमें दिखाई देंगी वो भी बेंड होती हुई दिखाई दे जाएंगी। कैसे होगा? जब पानी के अंदर कोई चीज रखी हुई है उसे हम बाहर से देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो रे ऑफ लाइट है वो कहां से कहां जाएगी? वो जाएगी डेंसर से रेयर की तरफ। कहां जाएगी? डेंसर से रेयर की तरफ। तो ये डेंसर से चली, रेयर में पहुंचेगी तो क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गई। एक और लेकर गए, ये भी क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां पर जो रे ऑफ लाइट आपको दिखेगी ना, वो कुछ यहां पर जाकर के मिल जाएगी। मतलब जो पेंसिल आपको नीचे दिख रही थी वो पेंसिल आपको यहां दिखने लग जाएगी। यानी कि जो पेंसिल है वो कैसी हो गई है? बैंड हो गई है। ये ओरिजिनल थी पेंसिल, और ये वाली कैसी है आपकी? ये बैंडेड होती हुई है। ठीक है, कैसी है? बैंड होती हुई पेंसिल हमें दिखाई देगी। तो बेंडिंग ऑफ लाइट भी किसकी वजह से होती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड में भी आपसे कि पेंसिल को अगर पानी में पार्शियली डिप किया तो हमें किस तरीके दिखाई देगी? फिगर दे देगा, इस तरीके दिखाई दे जाएगी। मतलब बेंडिंग ऑफ पेंसिल शो हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो जरा। अब जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेलोसिटीज का रेशियो होता है। क्या होता है? वेलोसिटीज का रेशियो होता है। किसके रिस्पेक्ट में किसका निकालेंगे वो डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने बात करी यहां पर n/1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? n/1। और n/1 लिखने का मतलब क्या है कि ये रेशियो किसका है? साइन आई और साइन आर का। साइन आई और साइन आर का, इसका मतलब ये रेशियो किसका हो रहा है? ये रेयर मीडियम का डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में है ना। ऊपर क्या है? रेयर मीडियम, नीचे क्या है? डेंसर मीडियम। तो n/1। लेकिन बोलते इसको उल्टा है। कैसे बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो जो यहां पर v1 वेलोसिटी लिखी हुई है वो किसकी है? और जो v2 लिखी हुई है वो किसकी है? ये दोनों वेलोसिटीज किसकी हैं? एक एयर की और एक ग्लास की। किसकी है?
एयर और गिलास की, उसी का क्या है रेशियो। और अगर इसी को उल्टा लिख दें, n12 कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, रेशियो जो वेलोसिटी का था वो भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी का रेशियो उल्टा हो रहा है, इसका मतलब n21 और n12 एक दूसरे क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हो जाएंगे, रेसिप्रोकल। क्लियर है इतना? आगे देखो जरा, अब यहां पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकाला जाता है वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। ठीक है, तो जैसे यहां पर दे रखा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, हवा का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.0003 है। अगर बात करें आइस की तो वो 1.31 है, और अगर बात करें वाटर की तो वो 1.33 है। डायमंड की बताया था मैंने 2.42 होता है। ठीक है, और जो नीचे लिखा हुआ वो दिख नहीं रहा है, तो जो दिख रहा है हम उसको देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस द बेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। याद रखना कि अगर किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसमें रे ऑफ लाइट ज्यादा बेंड कर जाएगी। मतलब ये उसकी बेंडिंग कैपेसिटी दिखा रहा है, जो भी मीडियम आपने ले रखा है, यानी कि वो कितनी लाइट को बेंड करा सकता है। ठीक है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें रे ऑफ लाइट उतनी ज्यादा बेंड कर जाएगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें रे ऑफ लाइट उतनी कम बेंड करेगी। ठीक है, आगे देखो जरा, तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है डायमंड का 2.42, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यही है कि जो रे ऑफ लाइट है वो 2.42 के फैक्टर से उसकी स्पीड घट जाएगी, कम हो जाएगी। एयर के रिस्पेक्ट में बोल दो या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बोल दो, क्योंकि हम दोनों में लगभग स्पीड को बराबर ही मानते हैं, तो हम दोनों में ऑब्लिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, अब यहां पर दे रखा है फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब एयर का निकाल ले हो तो कैसे निकालोगे आप, दोनों का रेशियो ले लो वेलोसिटीज का। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रेस्पेक्ट टू एयर निकाल ले हो तो क्या हो जाएगा, आइस का वेलोसिटी नीचे आ जाएगी, एयर की ऊपर आ जाएगी। अगर आप ग्लास का निकाल ले हो तो ग्लास नीचे आ जाएगा और वी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एयर का निकाल लो, पानी का निकाल लो एयर के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, वी ए ऊपर आ जाएगा, डब्ल्यू यानी कि पानी नीचे आ जाएगा। ए मतलब क्या है, यहां पर एयर है। ठीक है, और वी मतलब क्या है, हमारा वैक्यूम है। याद रखना वो वैक्यूम है, वो वैक्यूम है। ऐसे ही यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल ले हम ऑयल का, तो क्या हो जाएगा, एयर ऊपर आएगी, ऑयल नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आओ आगे देखो, तो यहां पर जो बताया था मैंने आपको, n21 क्या है, रेशियो है फर्स्ट का सेकंड के साथ, और n21 उल्टा भी है n12 का, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो v1 क्या होती है, आपकी वेलोसिटी होती है फर्स्ट मीडियम में, और v2 क्या होती है, वेलोसिटी होती है सेकंड मीडियम में। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ द फर्स्ट मीडियम इज नॉट मेंशन टेक फर्स्ट मीडियम एज एयर। सीधी सी बात, अगर पहला मीडियम ही ना दे रखा हो तो क्या मानोगे, उसे एयर मान लेना। दूसरा, इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर पहला मीडियम वैक्यूम है तो क्या मानोगे उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जिस भी मीडियम के लिया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर सॉल्व न्यूमेरिकल, इसमें हम वेलोसिटी लेंगे एयर की, इतनी है एयर में और वैक्यूम में, मैंने बताया था दोनों में लगभग बराबर है, तो हम बराबर लेके चलते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और n क्या है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब क्योंकि ये रेशियो है दो वेलोसिटीज का, तो इसकी यूनिट भी कोई नहीं मिलती। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन लगाएंगे हम बाद में, अभी थोड़ा सा थ्योरी और कर लेते हैं। चलो इधर देखो जरा, लेंसेज की बात करते हैं। तो जो लेंसेज हैं उन्हें हम कैसे देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें। ठीक है, जिससे हाथों को देखते हैं, बड़ा करते हैं, देखा होगा आपने। स्पेक्स देखे होंगे आपने, चश्मे अपने, जो भी बच्चा चश्मा लगाता है उनके पेरेंट्स चश्मा लगाते हैं, वो चीजें। कॉन्टेक्ट लेंस देखे होंगे आपने, टेलीस्कोप सुना होगा, माइक्रोस्कोप स्कूल में देखा होगा, बाइनोकुलर्स आपने यूज किए होंगे, दूरबीन इसको बोलते हैं, आंखों पर लगा करके घुमा करके देखते हैं। तो इन सब में क्या कॉमन चीज है जिसका हम यूज करते हैं, वो कॉमन चीज है लेंस। ठीक है, क्या यूज करते हैं हम, लेंस का यूज करते हैं। अब लेंस होते कौन से चीजें हैं, मतलब
एक लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो दोनों तरफ से किस सरफेस से कवर्ड होता है या दो सरफेस से मिलके बना होता है। जैसे एक आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्या है आपका, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा है आपका, कॉन्वेक्स लेंस। कर्व किधर होगा, आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ निकला होगा। दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा है आपका कॉनकेव लेंस। कौन सा है, कॉनकेव लेंस। इसको अगर प्रॉपर ड्रॉ कर दूं तो यहां ड्रॉ कर सकते हैं। अब इनको बोलते क्या है, क्योंकि देखो ये रे ऑफ लाइट को क्या करता है, एक जगह पर मिला देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जिंग लेंस बोल देते हैं। और ये क्या करता है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है, दूर फेंक देता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो नाम उल्टे हो गए। जब मिरर में बात कर रहे थे तो कॉनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग था, लेकिन यहां पर कॉनकेव लेंस आपका डाइवर्जिंग है। वहां पर कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग था, लेकिन यहां पर कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग है। उल्टे नाम हो जाते हैं, याद रखना, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में। आगे देखो जरा, अब कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में क्या क्या डिफरेंस है। अ लेंस विच हैज टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, बताया था मैंने अभी, तो इसका क्या हो जाएगा, इनवर्ड। ये कहां कर्व ले रहे होते हैं, इनवर्ड, और वो कहां ले रहे होते हैं, आउटवर्ड। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। इसका फोकस कैसा होता है, रियल, लेकिन इसका कैसा होता है, वर्चुअल। ये थिक होता है सेंटर पे और थिन होता है एजेस पे, इसी का उल्टा, ये थिन होता है सेंटर पे और थिक होता है एजेस पर। ठीक है, ये यहां पर इसका रे डायग्राम भी है कॉन्वेक्स का। इसने क्या किया, सारी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आ रही थी उन सब को कहां मिला दी, ले जाकर के फोकस पर। इसलिए क्या बोल सकते हैं, इसका जो फोकस है वो कैसा है, रियल फोकस है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में लाइट क्या होती है, मीट करती हैं, जो यहां पर आपको दिख भी रहा है। बात करें कॉनकेव के लिए, तो कॉनकेव में क्या होता है, रे ऑफ लाइट क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती हैं। और अगर ये डाइवर्ज हो रही हैं तो अपीयर क्या होगा, कहां से आ रही हैं, फोकस से। यहां क्या लाई करेगा इसका फोकस। तो जहां पर अपीयरेंस हो रहा है वहां पर आपका फोकस कैसा है, वर्चुअल, और जहां पर एक्चुअली मीट कर रही हैं वो फोकस कैसा है आपका, रियल। याद रखना, कॉन्वेक्स के लिए फोकस कैसा है, रियल। कॉन्वेक्स के लिए, सॉरी, कॉन्वेक्स के लिए कैसा है, रियल, और कॉनकेव के लिए कैसा है, वर्चुअल। ठीक है, ऐसे ही आपसे सारी चीजें, कॉमन टर्म्स जो हमारे रिलेटेड हैं वो हमें दे रखे हैं। जैसे कि आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था मिरर में वही सेम रहता है, यानी कि वो स्फेयर जिससे काट करके लेंस बनाया गया है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर को क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं, जिससे हमने उसको काट के बनाया है, उसी स्फेयर के ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहां पर जो कॉन्वेक्स लेंस बना है वो दो स्फेयर को काट के बनाया गया है, दो स्फेयर को काट करके उसको जोड़ा गया, तो उसके सेंटर कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो इन दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइन जोड़ सके। ठीक है, जो इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन जोड़ सके उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। वहां पर क्या था, पोल से होकर जा रही थी, फोकस से, पोल से और सेंटर से। यहां पर दोनों के दोनों सेंटर को जोड़ रही है, और साथ में इस लेंस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसे हम O से डिनोट करते हैं और ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सभी को। अब यहां पर वही बताया गया है, ये जो लेंस है वो कौन सा है आपका, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है, और ये वाला कौन सा है आपका, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस है। इसका मेनिस्कस कैसा होता है, नेगेटिव, इसका कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, चलो आगे देखिए जरा। अब ये प्रिंसिपल फोकस है, मतलब जहां पर एक्चुअल में लाइट मीट कर रही है उसे क्या बोलते हैं हम, रियल फोकस। तो एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस कैसा होता है, रियल। अगर रे ऑफ लाइट इधर से जाएंगी तो इधर मीट कर जाएंगी, इधर से आ रही होंगी तो इधर मीट कर जाएंगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। मिरर तो है नहीं कि लाइट को एक ही साइड से ला सकते हैं, दोनों से किसी साइड से भी ले आओ, वो इसमें हुआ। और ऐसे ही बात करें हम अगर कॉनकेव लेंस के बारे में, तो यहां पर लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, लेकिन अपीयर क्या हो रहा है कि वो फोकस पर आकर के मिली है। ठीक है, तो इसका जो फोकस होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल फोकस होता है। और फोकस से लेके देखो, वहां पर पोल से डिस्टेंस लिए थे ना, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से लिए जाते हैं। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के और फोकस तक की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। आगे देखो, अब बात आ जाएगी आपकी रे डायग्राम की। तो जो रे डायग्राम है वो देखेंगे हम कल की क्लास में।
ठीक है, तो इतना सभी बच्चों को समझ में आया, एक बार जरूर से कमेंट में बता देना। पसंद आई हो वीडियो तो एक बच्चे लाइक जरूर कर देना, और अभी तक अगर आपने दोस्तों से शेयर ना किया हो तो एक बार शेयर भी कर देना। मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच।